तो पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध है। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध F बराबर R/2 होता है, लेकिन यहाँ पर F बराबर R/2 चारों में से किसी भी विकल्प में नहीं है। यहाँ पर R बराबर F/2 है, F बराबर R/2 नहीं है, तो ये विकल्प सही नहीं है। R बराबर 2F, R बराबर F, R बराबर 4F। अब अधिकतर स्टूडेंट्स इसकी मैच करने बैठ जाते हैं, ये मैच नहीं होता, इसलिए इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये यहाँ पर आ जाएगा 2, तो R बराबर हो जाएगा 2F, यानी विकल्प बी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी शब्द दिखते ही F का मान होता है F बराबर 10 सेमी। यदि उत्तल दर्पण है तब प्लस का, अवतल दर्पण है तब माइनस का, तब उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या शब्द दिखते ही फौरन R का मान और जिसका मान ज्ञात करना हो उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब सूत्र लगा देंगे, कौन सा वाला, F बराबर R/2, जो इन दोनों में संबंध होता है। जगह पर मान रख दिया था, सूत्र लिखने के बाद जगह पर मान रख देते हैं बस। F की जगह पर F का मान 10 बराबर R, ऐसे ही क्योंकि R का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना हो उसे ऐसे ही लिख देते हैं, बट्टे का निशान और 2। इसके नीचे एक मान के 10 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। R एकम R बराबर 10 दूनी 20 सेमी, यानी हमारी जो वक्रता त्रिज्या निकल के आ जाएगी वो 20 सेमी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं विकल्प के। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मैंने आपको अभी बताया था, वक्रता त्रिज्या शब्द दिखते ही, जैसे ही वक्रता त्रिज्या शब्द दिख जाए फौरन R का मान होता है R बराबर 20 सेमी। इसकी फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी F को कहा जाता है। F का मान हमें बताना है कितना होगा, तो इसका सूत्र होता है, इन दोनों में संबंध होता है F बराबर R/2। अब सिर्फ जगह पर मान रख दिया जाता है और कुछ भी नहीं करा जाता, बड़े आसान न्यूमेरिकल होते हैं। पहले सवाल पढ़ो, पढ़ने के बाद ये देखो किस चीज़ का मान दिया हुआ है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या शब्द दिखते ही R का मान फौरन रख दो, तब इसकी फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी दिखते ही F, और जिसका मान ज्ञात करना हो, फोकस दूरी पूछी गई है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क का निशान लगा देते हैं। फिर जैसे हम सवाल पढ़ लेते हैं, मान रख देते हैं तुरंत, उसके तुरंत बाद हम देखते हैं सूत्र कौन सा इसमें इस्तेमाल होगा, तो F बराबर R/2। F बराबर जगह पर मान रख देंगे। अब F का मान हमें ज्ञात करना है, जिसका मान ज्ञात करना हो उसे ऐसे लिख देते हैं, F बराबर R की जगह पर R का मान 20, ये निशान बटे का निशान ऐसे, नीचे 2 ऐसी का ऐसे लिख देंगे। 2 से 20 को काट दिया जाएगा, 2 दाएं 20, तो F बराबर आ जाएगा इस हिसाब से हमारा 10 सेमी। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। पहले ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की स्थिति होगी। मीन्स अगर अवतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है तब वस्तु कहाँ रखी जाएगी। पहला विकल्प है ध्रुव व फोकस के बीच, दूसरा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, तीसरा वक्रता केंद्र पर, चौथा वक्रता केंद्र से पीछे। इन चारों में कौन सा विकल्प सही होगा। एक अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आभासी प्रतिबिंब सिर्फ एक कंडीशन में बनता है, वो बनता है ध्रुव व फोकस के बीच, जब वस्तु रखी हो तब बनता है आभासी प्रतिबिंब, ध्रुव व फोकस के बीच। अब इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं, ये होता कैसे है। काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, जो अवतल दर्पण काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस तरह के, अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनता है, ये तो आभासी प्रतिबिंब बता दिया। लेकिन ऐसा भी होता है कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है, या वस्तु से बड़ा कब बनता है, या वास्तविक बड़ा कब बनता है, तो इसके बारे में ये एक विकल्प इसमें से श्योर 100% आता ही आता है। ये अवतल दर्पण है, यहाँ पर इसका ध्रुव होता है बिल्कुल मिडिल पॉइंट पर, इसकी थोड़ी दूरी पर यहाँ F मान लिया, F मीन्स मुख्य फोकस।
जब थोड़ी दूरी पर आए, जितनी दूरी पर P से F है उतनी ही दूरी पर F से C, यहाँ पर ये C, इसे कहा जाता है वक्रता केंद्र। अब इसमें वस्तु सबसे पहले अनंत पर रखी जाती है, अनंत पर। मान लिया कि अनंत तो बहुत दूरी पर होता है, मान लिया यहाँ कहीं अनंत है जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। यहाँ पर जब वस्तु रखी हो, अनंत पर जब वस्तु रखी होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है। पहचान करने के लिए वक्रता केंद्र, ये सी बस ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये स्थान, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। यहां पर आ गए फिर सी पर, सी वक्रता केंद्र पर, फिर इसके बीच में वक्रता केंद्र, सी वक्रता केंद्र को कहा जाता है, एफ मुख्य फोकस को, यानी वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। फिर एफ पर आ गए, जब एफ पर आए तो मुख्य फोकस पर, फिर पी और एफ के बीच में लेके आएंगे वस्तु, यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। जब वक्रता केंद्र से वस्तु इस साइड रखी जाएगी तो वस्तु का प्रतिबिंब इन दोनों कंडीशन में, जब वस्तु अनंत पर हो या अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, दो कंडीशन होंगी, तो इन कंडीशन में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा। जब वक्रता केंद्र पर आ जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, बनेगा वास्तविक उल्टा व वस्तु के बराबर। जैसे हम वक्रता केंद्र से इस साइड जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा होता चला जाएगा। जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रख देंगे, बीच में, तो वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा वस्तु से बड़ा बनेगा इसके। और जैसे हम यहाँ पर आएंगे बीच में, यहाँ पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी यहाँ पर बनता है जब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में वस्तु रखी हो। तो क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में स्थित हो, तब वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। इसका मीन्स ध्रुव व मुख्य फोकस से बीच में। और भी क्वेश्चन इसके बन सकते हैं, जैसे और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब कब बनता है? वस्तु के बराबर प्रतिबिंब जब बनता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है। तो कई विकल्प इसके आ सकते हैं, कैसी भी तरह से विकल्प बन सकता है। ध्रुव, इसमें जो तीन हैं वो प्रमुख हैं। ध्रुव और मुख्य फोकस के जब बीच में वस्तु होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा। जब वक्रता केंद्र पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। जब वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगी तब वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो इस तरह से कई विकल्प इसमें बन सकते हैं। एक विकल्प और आता है थोड़ा बेहतरीन इसका, यदि किसी वस्तु को दर्पण के बिल्कुल पास रख दिया जाए तब आभासी प्रतिबिंब बनता है, और दर्पण से थोड़ी दूर ले जाकर वस्तु को रखा जाए तब वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। उस दर्पण का नाम बताइए। तो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि यहाँ पर ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में जब वस्तु रखी जाती है यहाँ पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है यहाँ से। और जब हम इसे दूर लेके जाते हैं वस्तु को, चाहे यहाँ पर रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रख दें, कहीं भी रख दें, बाकी सब में प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि जब वस्तु को दर्पण के पास रखा जाए तब प्रतिबिंब आभासी बनता है, और जब वस्तु को दर्पण से दूर ले जाया जाए तब प्रतिबिंब वास्तविक बनता है। उस दर्पण का नाम बताइए। तो उस दर्पण का नाम अवतल दर्पण होता है। आज की क्लासेस में ये 4 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन हैं ये, इसमें से भी विकल्प बन सकते हैं ये। अब एक विकल्प और, उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वो आभासी सीधा व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि इसमें वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर है? तो अवतल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होता है, उत्तल दर्पण में बना आभासी प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁷, 2 × 10⁸, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, जो देखते ही लगाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आज का दूसरा, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो कांच जिसका अपवर्तनांक 1.5 है में प्रकाश की चाल होगी। तो ये न्यूमेरिकल है। निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल स्पीड ऑफ लाइट काय में? निर्वात में। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल दिखते ही, जैसे ही निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल हमें दिख जाती है, फौरन जैसे ही निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल दिख जाती है
तो फौरन c का मान हो जाता है c बराबर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जैसे ही निर्वात में प्रकाश की चाल शब्द आ जाए, प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को c कहा जाता है। बाकी किसी भी माध्यम में दे दे तो वो v कहा जाता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल मीन्स c का मान। तो कांच जिसका अपवर्तनांक, अपवर्तनांक शब्द दिखते ही, जैसे ही अपवर्तनांक शब्द दिख जाए फौरन n का मान होता है। n का मान हमें दे रखा है 1.5। फिर कह रहा है क्वेश्चन, तो कांच में प्रकाश की चाल होगी, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल को c कहा जाता है। बाकी किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल आ जाए उसे v कहा जाता है। v विक्टी 4 घुंडी का dv। इसका मान हमें ज्ञात करना है। जिसका मान ज्ञात करना हो उसके आगे ये दराती वाला निशान लगा दिया जाता है। अब हम लोग सूत्र लगा देंगे। सूत्र होता है इसका सीधा सीधा बिल्कुल, c बराबर NV, c बराबर NV। अब सिर्फ जगह पर मान रखना होता है, जगह पर c की जगह पर c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बराबर का निशान बराबर। अब आ गया n की जगह पर 1.5। अब आ गया v, n और v के बीच में कोई निशान नहीं है। जब बीच में कोई निशान नहीं होता है तो गुणा का निशान होता है, गुणा v। अब हमें v का मान याद करना है, इसलिए v का मान याद करना है, इसलिए इसकी जो गुणा वाली चीज़ है वो भाग में आ जाएगी बटे में इधर। तो v के जो गुणा में है वो नीचे भाग में आ जाएगा, यानी 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 1.5 आ जाएगा इसके नीचे, बराबर कितना बचेगा, v बचेगा इधर, खाली v। अब 1.5 से 3 को डिवाइड कर दिया जाएगा। 1.5 मीन्स 1.5 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे 1.5 दूनी 3, 2 बार जाएगा, तो v इस साइड लिख दिया जाएगा, बराबर 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब ये हो गया कि कांच में प्रकाश की चाल जो है वो 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। यानी हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा, और कल 4 कल हुए थे क्वेश्चन, 2 हो गए, 7वां क्वेश्चन टोटल, और आज का तीसरा क्वेश्चन। वायु तथा कांच में प्रकाश की चालें क्रमशः। पहले शब्द लिखा हुआ वायु। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल दिखते ही, जैसे ही वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल दिख जाए फौरन c का मान होता है। c बराबर पहला वाला 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद तथा कांच, कांच में प्रकाश की चाल पहले वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल c कहा जाता है। फिर कांच में, वायु और निर्वात के अलावा कहीं भी प्रकाश की चाल दे दे, कहीं भी, तो ऐसी कंडीशन में v कहा जाता है। यानी बात को कांच लिखा हुआ है तो कांच में प्रकाश की चाल दूसरी वाली हो जाएगी, 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या कह रहा है आगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। अब इसमें अपवर्तनांक का सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है। जब अपवर्तनांक का 2 या 2 से ज़्यादा बार जिक्र हो जाता है तो वो प्रोसेस अलग थोड़ा करते हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ एक बार जिक्र हुआ है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक पूछा गया है, इसका मतलब n का मान हम लोगों से पूछा गया है। अपवर्तनांक शब्द दिखते ही n का मान होता है। अब सूत्र लगा दिया जाएगा, मैंने अभी आप लोगों को बिल्कुल बताया है, c बराबर NV। जगह पर मान रख दिया जाएगा, सिर्फ जगह पर मान, c की जगह पर c का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बराबर n का मान ज्ञात करना है। अब आ गया v, n और v के बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान होता है बीच में। v की जगह पर v का मान 2 गुणा 10 की घात 8। अब जो गुणा वाली चीज़ है वो बटे में आ जाएगी। n का मान याद करना, n के गुणा में 2 गुणा 10 की घात 8, ये बटे में आ जाएगा इधर वाले के। मीन्स पहले तो ये ऐसे लिख दिया जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8, और बटे में कौन आ जाएगा, 2 गुणा 10 की घात 8 बराबर कितना बचेगा उधर n। 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट जाएगा, n बराबर 2 से 3 को भाग करेंगे, 2 एकम 2, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 2 पंजे 10, यानी n बराबर आ जाएगा 1.5। 1.5 यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, ये क्वेश्चन देखते ही लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। जो अधिकतम, न्यूनतम, अधिकतर, ये क्वेश्चन एक विकल्प बना करता है। तो कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए। और आ जाए क्वेश्चन न्यूनतम,
न्यूनतम किस रंग के लिए होता है अपवर्तनांक, तो वो लाल रंग के लिए। फिलहाल अधिकतम है, अधिकतम तो बैगनी रंग के लिए। अगला क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है, देखते ही लगाने वाला क्वेश्चन, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य अधिकतम किस रंग के लिए होती है, लाल रंग के लिए, तो न्यूनतम किस रंग के लिए होगी, बैगनी रंग के लिए। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम कौन से कलर का होता है, तो प्रिज्म द्वारा जो अधिकतम विचलन होता है वो बैगनी कलर का होता है। न्यूनतम किसका हो जाएगा, न्यूनतम जो है वो लाल रंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक अधिकतम होता है, यानी सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, अपवर्तनांक मतलब ठोसपन, जो जितना ज्यादा ठोस होगा उसका अपवर्तनांक उतना ही ज्यादा होगा। इन चारों में ये देख लेंगे हम लोग ठोस कौन सा ज्यादा होगा, किसके अणु ज्यादा पास पास होंगे, तो वायु का, वायु इतना ज्यादा ठोस नहीं है, कांच, हीरा, जल, इन सब में सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होगा, हीरे का, वो भी पारदर्शी माध्यम, अपवर्तनांक हमेशा पारदर्शी माध्यम का होता है, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। अब ये जो क्वेश्चन होते हैं अधिकतम न्यूनतम वाले, तरंग दैर्ध्य अधिकतम, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम या न्यूनतम, इस तरह के क्वेश्चन में जो है वो एक ट्रिक होती है हल्की सी, विबगयोर, ये एक शब्द होता है विबगयोर, पूरा इसके अलग अलग अल्फाबेट कर देते हैं, तो वी से बैगनी कलर होता है वोयलेट, आर से रेड कलर होता है यानी लाल। इसका मतलब जो चीज सबसे ज्यादा बैगनी कलर के लिए होगी, जो चीज सबसे ज्यादा बैगनी कलर के लिए होगी वो चीज लाल रंग के लिए सबसे कम होगी, और जो चीज बैगनी रंग के लिए सबसे कम होगी तो वो चीज लाल रंग के लिए सबसे अधिक होगी। इसका मतलब सबसे अधिक या सबसे कम का क्वेश्चन आ जाए विकल्प में तो इन दोनों में से कोई एक विकल्प होता है, और तो विकल्प होते ही नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, अब अधिकतम या न्यूनतम बैगनी या लाल होगा, तो इसका मतलब पीला कलर और हरा कलर तो बिल्कुल ही कैंसिल हो गया, ये तो विकल्प हो ही नहीं सकता। कौन कौन सा बचा, बैगनी और लाल, तो हमें अब ये चीज पता होना चाहिए अपवर्तनांक बैगनी का अधिकतम होता है या लाल का, तो बैगनी का अधिकतम होता है। जब बैगनी का अधिकतम हो गया तो इसका मतलब क्वेश्चन यही बन जाए, कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होता है, न्यूनतम, न्यूनतम किसके लिए हो जाता, लाल रंग के लिए हो जाता अगर न्यूनतम पूछता। अब तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है किस रंग के लिए, लाल रंग के लिए, इसका मतलब न्यूनतम किस रंग के लिए हो जाएगी, बैगनी रंग के लिए। ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ये दोनों ऑप्शंस तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते। 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वें विकल्प की ओर। मानव नेत्र में होता है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, अपसारी या अभिसारी लेंस, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये विकल्प देखते ही लगाने वाले विकल्प होते हैं। अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहा जाता है, तो मानव नेत्र में अभिसारी लेंस होता है। अगला, स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु, ऑब्लिक मतलब या निकट बिंदु भी आ सकता है पेपरों में, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी शब्द भी लिख के आ सकता है। तो मानव नेत्र, स्वस्थ मानव नेत्र मतलब सही व्यक्ति जो होगा उसे सही दिखता होगा, तो उसका जो निकट बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेमी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेमी होती है। मीन्स हमने कोई किताब ली और पढ़ने के बाद हम पढ़ते रहे, 25 सेमी से कम दूरी पर लाके ऐसे करके पढ़ के देखेंगे तो हमें धुंधला दिखाई देने लगेगा, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेमी होती है। स्वस्थ नेत्र के लिए दूर बिंदु होता है, दूर बिंदु मीन्स कहाँ तक वो अधिकतम देख सकता है, तो दूर बिंदु अनंत पर होता है। अगला, स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है, मतलब स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। मानव नेत्र में प्रकाश का वर्तन सबसे अधिक होता है, मानव नेत्र में प्रकाश का वर्तन सबसे अधिक कोर्निया से होता है, कोर्निया से। तो ये सब क्वेश्चन देखते ही लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इसमें से एक विकल्प ज्यादातर अंदाज में आ जाता है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है, मतलब अब यहाँ पर थोड़ा सा मीन समझने का, निकट दृष्टि दोष है किसी व्यक्ति को और उसका दूर बिंदु पूछ रहा है। निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है, वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को तो स्पष्ट रूप से देख ले परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाए, उसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। यानी निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देख ले, तो इसका मीन्स जो दूर बिंदु सही आंख के लिए होता है वो अनंत पर होता है। तो जब निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से देखता है तो वो दूर बिंदु जो होता है अनंत से थोड़ा कम दूरी पर आ जाता है। दूर बिंदु जो होता है स्पष्ट दृष्टि का दूर बिंदु अनंत पर होता है, लेकिन जिसे निकट दृष्टि दोष हो उसका दूर बिंदु अनंत से थोड़ा पास आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो ऑप्शन हो जाएगा
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु होता है अनंत से कम दूरी पर। 18वां क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का निकट बिंदु होता है। अब निकट बिंदु मतलब कहां तक वो साफ देख लेता है। जो स्पष्ट दृष्टि होती है उसका निकट बिंदु 25 सेमी होता है, 25 सेमी। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। सही आंख का निकट बिंदु होता है 25 सेमी। अब निकट की वस्तु साफ देख लेता है। आप लोगों ने देखा होगा कुछ व्यक्ति को किताब या अखबार पढ़ते हुए इस तरीके से लेते हैं, ऐसे नहीं दिखता तो ऐसे पढ़ के देखते हैं इस तरीके से, यानी 25 सेमी से भी कम दूरी पर, यानी 25 सेमी से कम दूरी पर निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का 19वां दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। यदि किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? नेत्र में कहाँ पर बनता है यदि दूरदृष्टि दोष है? पहले हम ये जान लेते हैं दूरदृष्टि दोष होता क्या है। खाली विकल्प भी आपको नहीं कराए जाएंगे, इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बातें भी बताई जाएंगी। जैसे ये शब्द आ गया दूरदृष्टि दोष, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दूरदृष्टि दोष होता क्या है। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहा जाता है? वह दोष जिसमें नेत्र दूर की वस्तु तो स्पष्ट रूप से देख ले परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से ना देख पाए तो उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। दूर की वस्तु स्पष्ट देख ले परंतु पास की वस्तु स्पष्ट रूप से ना देख पाए, दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। अब ये कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब नेत्र में कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा, रेटिना के आगे बनेगा या नेत्र लेंस पर बनेगा। तो इसके लिए एक ये नेत्र है, सपोज करो दो प्रकाश की किरणें आई हैं समांतर, अगर यहाँ पर आके मिलती हैं तो ये होता है रेटिना। ये स्वस्थ नेत्र के लिए, स्वस्थ नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो रेटिना पर बनता है। लेकिन व्यक्ति की आंख में हो जाए दोष, निकट या दूरदृष्टि दोष, यदि स्वस्थ नेत्र होगा तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा, यहाँ पर दोनों किरणें मिलेंगी, यहाँ पर रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। क्वेश्चन आ जाए स्वस्थ नेत्र के लिए प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर। लेकिन अब है दूरदृष्टि दोष के कारण। अब दूरदृष्टि दोष के कारण इसका मतलब उसे दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है। इसका मीन्स ये जो अब किरणें हैं वो यहाँ पर ना मिलके थोड़ा रेटिना के पीछे जाके मिलेंगी, पीछे यहाँ पर रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे जब प्रकाश की किरणें मिलती हैं तो उसके नेत्र में दूरदृष्टि दोष होता है, रेटिना के पीछे, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यही होता निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसे कहा जाता है? वह दोष जिसमें नेत्र निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले, निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख ले और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से ना देख पाए। तो निकट की वस्तु जब स्पष्ट रूप से देखेगा यानी पास की वस्तु स्पष्ट देख लेगा तो इनकी जो किरणें हैं वो रेटिना से आगे ही मिल जाएंगी, यहीं पर मिल जाएंगी, पहले ही रेटिना के आगे ही मिल जाएंगी। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, तो निकट दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। रेटिना पर जब बनता है जब स्वस्थ नेत्र होता है। यही क्वेश्चन होता है स्वस्थ नेत्र के लिए प्रतिबिंब बनता है, स्वस्थ नेत्र के लिए तो रेटिना पर। दूरदृष्टि दोष के कारण रेटिना के पीछे और निकट दृष्टि दोष के कारण रेटिना से आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है, रेटिना से आगे ही प्रतिबिंब बन जाता है। तो 3 क्वेश्चन इसमें के होते हैं। पहला, जब स्वस्थ नेत्र हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। यदि दूरदृष्टि दोष हो व्यक्ति को और प्रतिबिंब पूछा जाए कहाँ बनता है, तब रेटिना के पीछे बनता है। यदि व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो और प्रतिबिंब पूछा जाए कहाँ बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है। अब 20 क्वेश्चंस, 20 हमारे जो MCQ हैं वो हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन 21वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 21वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति को यह दोष दूर करने के लिए प्रयोग करना होगा। यानी किसी व्यक्ति की आँख में निकट दृष्टि दोष है तो उसे कौन सी चीज़ प्रयोग करना होगी? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो निकट दृष्टि दोष यदि किसी व्यक्ति को है तो उसे अवतल लेंस का प्रयोग करना होता है। यदि दूरदृष्टि दोष आ जाए, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए किस लेंस का प्रयोग करना होता है? तो दूरदृष्टि दोष सेम क्वेश्चन बन जाए तो वो उत्तल लेंस का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर, चंद्रमा या अंतरिक्ष भी आ सकता है यहाँ पर लिखकर, चंद्रमा से देखने पर या अंतरिक्ष में देखने पर। तो आप लोगों ने देखा होगा फ्लाइंग जेट फिल्म या बालवीर या शक्तिमान, उसमें जब ऊपर लड़ते लड़ते पहुँच जाते हैं
तो वहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं ऊपर को तो काला काला दिखाई देता है फिल्मों में या सीरियलों में। तो चंद्रमा या अंतरिक्ष में जाने के बाद हमेशा जो आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। आकाश जो हमेशा दिखाई देता है चंद्रमा या अंतरिक्ष से जाने के बाद वो काला आकाश दिखाई देता है। अगर आ जाए पृथ्वी से देखने पर, मतलब पृथ्वी से देखने पर कैसा दिखाई देता है तो नीला प्रकाश दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से वो दिखाई देता है। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से वो दिखाई देता है आकाश का रंग नीला पृथ्वी से देखने पर। और काला जो दिखाई देता है वो अंतरिक्ष या चंद्रमा से देखने पर काला दिखाई देता है। यहाँ चंद्रमा या अंतरिक्ष आ जाए तब काला, पृथ्वी से देखने पर आ जाए तब नीला। तो फिलहाल चंद्रमा से है तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा काला। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है। आवेश का मात्रक यानी आवेश को किससे मापा जाता है तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगला क्वेश्चन विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरा एम्पियर सेकंड मात्रक है। अब ये क्वेश्चंस में अधिकतर स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं और ये काफ़ी पूछा जाता है। एम्पियर सेकंड मात्रक है। एम्पियर दिखते ही अधिकतर स्टूडेंट धारा का लिख देते हैं क्योंकि एम्पियर धारा का मात्रक है, लेकिन इसके साथ में सेकंड भी ऐड है, यानी एम्पियर को आई से डिनोट किया जाता है। सेकंड टी, आई टी ये किसके बराबर होता है क्यू के बराबर। क्यू क्या चीज़ होती है आवेश, यानी एम्पियर सेकंड पूरा मिलकर आवेश का मात्रक हो जाता है। अगला प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटोनों द्वारा, न्यूट्रॉनों द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो चालक में जो धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। एक प्रोटॉन हो जाए या इलेक्ट्रॉन हो जाए, दोनों पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऑप्शन सही माना जाएगा। फ़र्क कितना होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। चलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रक से रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में, वो हमें हल्की सी बस ट्रिक ध्यान रखना पड़ती है। F बराबर फॉर्मूला होता है विल साइन थीटा। F बराबर विल साइन थीटा। साइन थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, ये मात्रक रहित है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। चुंबकीय क्षेत्र B को कहा जाता है, तो हमें B का मात्रक देखना होता है। B को यहीं रहने देंगे, IL को उठा के इस F के नीचे लेके आएंगे, तो F/IL बराबर कितना बचेगा, बराबर B बचेगा। अब हमें B का मात्रक बताना है। जब B का मात्रक बताना है तो यहाँ पर जगह पर मात्रक लिख दिए जाएंगे, सिर्फ F की जगह पर F का मात्रक न्यूटन प्रति, ये बटे का निशान बटे, I मतलब धारा यानी इसका मात्रक क्या होता है एम्पियर, L लंबाई चालक की लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है मीटर, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये A न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर है, जबकि यहाँ पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये गलत हो जाएगा। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, यही ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर 27वां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक जो होते हैं उनमें से एक ऑप्शन एग्जाम में बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के ये 4 मात्रक होते हैं। पहला होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, दूसरा होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, तीसरा होता है टेस्ला और चौथा होता है गॉस। ये 4 मात्रक होते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस। लेकिन गॉस की कंडीशन अलग है, एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं वो बात की क्वेश्चन में आगे करेंगे। तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस, ये चारों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होते हैं। फिलहाल हमारा जो ऑप्शन है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो होगा वेबर प्रति मीटर, ये नहीं होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन चारों में जो भी दिख जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा, वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। 28वां सवाल, कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मात्रक वही सेम होता है। नहीं है कह रहा है, तो नहीं है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तो है, ये मात्रक है
और क्वेश्चन के अनुसार नहीं है तो यानी ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। टेस्ला भी है, ये देखो टेस्ला लिखा है हमने, तो टेस्ला भी है यानी ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। गॉस भी मात्रक होता है तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कौन सा मात्रक नहीं है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मात्रक नहीं है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर मात्रक नहीं है। अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 29वां क्वेश्चन, वेबर किस राशि का मात्रक है? वेबर किस राशि का मात्रक है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर नहीं होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स का ही मात्रक होता है वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों एक ही बात होती है। मान लो आ जाए चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है तो वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, टेस्ला या गॉस, चारों हो जाएंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, ये बात एक ही होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका भी मात्रक नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी वाला सही हो जाएगा। अब जो वेबर है, वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है। चुंबकीय फ्लक्स का और भी मात्रक होता है, जैसे हम जानते हैं चुंबकीय फ्लक्स को फाई कहा जाता है। फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका कोई मात्रक नहीं होगा। फाई का हमें मात्रक ज्ञात करना है, क्योंकि फाई क्या चीज़ है? फाई है चुंबकीय फ्लक्स। बराबर बी की जगह पर बी का मात्रक लिख दिया जाएगा। बी का मात्रक अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, तो बी की जगह पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख दिया। बी की जगह पर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर इंटू ए क्षेत्रफल होता है। ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 कट जाएगा। ये 2 बार मीटर स्क्वायर मतलब 2 बार, तो 1 कट जाएगा, तो कितना बचेगा ऊपर? न्यूटन प्रति एम्पियर और मीटर। न्यूटन कितना बचेगा फिर? न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, तो एक मात्रक ये हो जाएगा इसका, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर ये किसका होता है? ये होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, लेकिन न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर चुंबकीय फ्लक्स का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30वां, एक गॉस बराबर है। एक गॉस किसके बराबर है? 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर लिख के आ जाए, चाहे टेस्ला लिख के आ जाए, ये तीनों वेबर प्रति मीटर स्क्वायर आ जाए, या फिर यहाँ पर आ जाए, सपोज करो आप लोग न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसकी जगह आ जाए टेस्ला, तो ये तीनों एक ही मात्रक होते हैं। ये गॉस जो होता है, एक गॉस में 10⁻⁴ होते हैं, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक इलेक्ट्रॉन v वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में लंबवत गति करता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है? बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पर कितना दे रखा है? इलेक्ट्रॉन v और b, उसके बाद इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश कह दिया जाता है q की जगह पर सिर्फ e लिख दिया जाएगा। और लंबवत जब कह रहा है, लंबवत यानी थीटा का मान 90 डिग्री, जब यहाँ साइन 90 होगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, यानी f बराबर EVB बचेगा, खाली f बराबर EVB। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I और लंबाई L, यानी चालक में बहने वाली धारा I लंबाई L के लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल होगा, कितना होगा? IBL साइन थीटा होता है, लेकिन लंबवत यानी थीटा 90 डिग्री, साइन 90 का मान 1, तो इसका मीन्स हो गया IBL। 33वां, B, A और फाई में सही संबंध है, इन तीनों में कौन सा संबंध सही है? B बराबर फाई A बराबर फाई B बराबर फाई अपॉन A B फाई बराबर 1। इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा सही है संबंध? उसके लिए थोड़ा हम देखते हैं। फाई बराबर जो फॉर्मूला होता है वो BA होता है, BA cos थीटा, तो फाई बराबर BA, चूँकि थीटा का इसमें जिक्र नहीं है तो फाई बराबर BA। फाई बराबर BA कोई ऑप्शन, यहाँ तो B बराबर फाई A है, यानी ये ऑप्शन गलत होगा। यहाँ पर A बराबर फाई B है, लेकिन यहाँ क्या है? फाई बराबर BA, यानी ये भी ऑप्शन गलत होगा। B बराबर फाई अपॉन, यहाँ से देखते हैं, ये B को एक तरफ कर लेंगे, A नीचे आ जाएगा इसके, यानी फाई अपॉन A बराबर कितना बचेगा?
फाई अपॉन ए बराबर कितना बचेगा, बी बचेगा। तो बी बराबर फाई अपॉन ए, बी बराबर फाई अपॉन ए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 34वें सवाल की और 34वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है? विद्युत धारा जनित्र से उत्पन्न की जाती है। विद्युत धारा जनित्र से उत्पन्न की जाती है। 35वें क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मोटर परिवर्तित करता है, यानी मोटर क्या परिवर्तित करता है? तो मोटर का सेंस आप लोग पंखे से लगाना, जो बिजली का पंखा होता है, पहले उसमें विद्युत आती है, करंट आता है। करंट आने के बाद फिर वो करंट मोटर पर जाता है। वो मोटर क्या होती है, घूमती है, और जिससे कि पूरे पंखे जो होते हैं वो हमें हवा देने लगता है। यानी पहले विद्युत आई, ये तार है, इसमें विद्युत आई, यहाँ पंखा लगा हुआ, पंखा घूमने लगा, तो पहले विद्युत आई, यानी विद्युत ऊर्जा को काय में पंखा घूमने लगा, यानी विद्युत ऊर्जा को वो काय में बदलने लगा, यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगा। इसका मीन्स विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा गलत, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ये भी गलत, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा ये भी गलत, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। पहले क्या हुआ, पहले करंट आया तार में, तार में करंट आने के बाद फिर वो मोटर में जब गया, मोटर घूमी, तो पहले करंट आया यानी विद्युत आई, तो विद्युत के बाद वो पंखा घूमा, यानी वो यांत्रिक में चेंज हो गया। तो विद्युत ऊर्जा काय में चेंज हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा में, यानी ऑप्शन बी डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 36वां क्वेश्चन, डायनामो परिवर्तित करता है। डायनामो का सेंस सीधा सीधा जनरेटर से, मान लो शादी बारातें होती हैं, आप लोग उसमें जाते होंगे, तो पहले जनरेटर को हत्था लगा के, ताकत लगा के खूब चलाया जाता है। उसके बाद वो जो जब चलाया जाता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा को फिर लाइट आने लगती है, पूरे में लाइट आने लगती है, काय में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में। यानी जो डायनामो या जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। डायनामो उत्पन्न करता है। डायनामो क्या उत्पन्न करता है? डायनामो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। 38वां, लघु पतन के कारण परिपथ में धारा का मान। लघु पतन के कारण परिपथ में धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण में एक कुंडी में प्रेरित विद्युत वाहक बल अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है फैराडे के पहले नियम के अनुसार वो अनुक्रमानुपाती डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई कह लो या डेल्टा कह लो, बात एक ही थी। फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स, डी का मतलब परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, और जब डी टी नीचे आ जाता है तो इसका मतलब दर हो जाता है, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह हमारे साइंस के फिजिक्स के MCQ की सीरीज समाप्त हो चुकी है। 39 MCQ सेकंड वाली यूनिट विद्युत वाली में और 22 MCQ लाइट वाली यूनिट में हमने किए थे। इस हिसाब से सब मिला के 61 MCQ हमारे हो गए। विज्ञान के भौतिक विज्ञान जो पोर्शन है, फिजिक्स पोर्शन, उसमें 61 MCQ हमारे हो चुके हैं, जो काफ़ी पर्याप्त हैं। आप लोग वीडियो को अगर नहीं देखे हों तो सभी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देखिए और सभी MCQ एक बार में तैयार कर लीजिए। एक एक वीडियो करके बिना स्किप किए सब MCQ देखिए। 61 MCQ में से ही आप लोगों को 7 MCQ जो फिजिक्स के आएंगे ज़्यादातर अंदाज में देखने को मिल जाएंगे। अब आप लोग कमेंट्स में बताइए कि अब केमिस्ट्री के MCQ सीरीज चलाई जाए या फिजिक्स के न्यूमेरिकल चलाए जाएं या चैप्टर वाइज पढ़ाया जाए। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें कल होंगी।